हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 यानी कि कक्षा 10 की मासिक परीक्षा का जो मैथ का क्वेश्चन है, इसके अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन जो आपका इसमें कह रहा है वो है निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, यानी कि आपको इसमें से रेशनल नंबर ढूंढना है। तो रेशनल नंबर मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने समझाया हुआ है कि कैसे आप इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को पहचानेंगे, यानी कि इरेशनल नंबर कौन कौन से होंगे, किस तरीके से हम पहचानेंगे। आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। अभी हम यहाँ पर सिर्फ आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कौन होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं √2 ये एक अपरिमेय संख्या है, √3 ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दो जो है ना एक पूर्ण वर्ग संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है उसका अगर हम स्क्वायर रूट लिखते हैं तो वो इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाती है। उसी तरीके से √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन जब √4 करेंगे तो √4 की वैल्यू हमें 2 मिलके निकल के आ जाती है। इसका मतलब ये हमारा परिमेय संख्या होगा। √5 भी क्या हो जाएगा, 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसका रूट अंडर क्या होगा, इसका मतलब √5 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के हल हैं। मतलब इसका हल आपको यहां से ढूंढ के बताना है, सॉल्यूशन बताना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आप सिंपल से क्या कर सकते हैं कि इसका x और y का वैल्यू यहां पर पुट करके देख लीजिए किसमें बराबर आता है या नहीं, तो आप इसको सीधा सीधा सॉल्व भी कर सकते हैं। आपके पास ये इक्वेशन दिया गया है ना, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर -10 से इधर एक है तो -10 को 1 से गुणा करेंगे -10 आएगा। अब दो नंबर आपको ढूंढना है जिसको गुणा करने पर -10 और जोड़ने पर -3 आ जाए, तो वो है आपका -5x और +2x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देखो इस दोनों को हमने कुछ नहीं किया, यहाँ और यहाँ लिख दिया, इसको हमने स्प्लिट कर दिया। ये आपको अच्छी तरीके से आता है। x - 5 ले लेंगे, ठीक है, x कॉमन लिया तो, और यहाँ जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x - 5 आ जाएगा, यानी कि x - 5 और ये हो जाएगा x + 2 बराबर 0। तो जब x - 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा, और जब इसको x 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा, यानी कि 5 और -2 ये आपका आंसर हो गया। तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो आंसर है 5 और -2 ये हमारे पास बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया था वो 5 और -2 आया था। ठीक है, अब इसके बाद द्विघात समीकरण इतना के मूल है, यहाँ भी आपको मूल निकालना है, यहाँ भी आपको रूट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इसको हमने क्या किया, 0 के बराबर कर लिया। ठीक है, अब इसको आप क्या कीजिए कि इसको यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है ना, तो हम क्या करेंगे इसका बट्टा ले लेंगे 8, ये हो जाएगा 8 दूना 16x² माइनस 8x और +1 बराबर 0, तो ये बन जाएगा आपका 16x²। ठीक है, -8x + 1 बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा, 16 का 16 यानी कि 4 चौके 16 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 16x² माइनस 4x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन, 4x कॉमन आ रहा है तो 4x - 1, और यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है तो 4x - 1, यानी कि 4x - 1 कॉमन आ गया तो 4x - 1 यहाँ पे, यानी कि इधर क्या हो जाएगा आपका 4x - 1 को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर आ जाएगा 1/4। उसी तरीके से इसमें भी 4x - 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 1/4, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो जब इसमें आप आंसर देखेंगे 1/4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है साइन ए का मान कॉट ए के पदों में लिखें, यानी कि साइन ए को कॉट ए में बदलना है। देखो बच्चों आपको ना ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए, खासतौर से जो आपको आइडेंटिटी दी गई है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और उससे रिलेटेड जो भी आइडेंटिटी होगी वो भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, देखो साइन ए का मान आपको कॉट ए में निकालना है, तो देखो आपको ये देखना है कि कॉट जो है ना वो किस में आ रहा है। तो आप जब फॉर्मूला पे एक निगाह डालेंगे तो आपको मिलेगा कि कॉसेक और कॉट का रिलेशन है, और कॉसेक और साइन का भी रिलेशन है। तो साइन को हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉसेक, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1/कॉसेक लिख लिया। और कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर ए है ना तो यहाँ पर ए लिख देंगे। ठीक है, तो यानी कि साइन ए का मान हमने निकाला है कॉट ए के पद में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/√1 + कॉट स्क्वायर ए। आप देखो इसमें जो आपके पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
ओके, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद है साइन 63 बाई कॉस 27 डिग्री निकालना है। देखो आपको निकालना है साइन 63 डिग्री और कॉस 27 डिग्री। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 63 को 90 माइनस 23 और इसको हम लिख लेंगे सॉरी 27 होगा कॉस 27 डिग्री। आपको फॉर्मूला याद है, आप किताब में देखिएगा, आपकी किताब में फॉर्मूला दिया गया है कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है, यानी कि ये हो जाएगा कॉस 27 डिग्री और नीचे तो कॉस 27 डिग्री ऑलरेडी है ही है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। 7 कॉसिक स्क्वायर माइनस 7 कॉसिक स्क्वायर ए माइनस 7 कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। देखो यहाँ पर 7 कॉसिक स्क्वायर ए माइनस 7 कॉट स्क्वायर ए। देखो ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे 7, तो ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, ठीक है ना। तो 7 इंटू 1 यानी कि कितना आ गया, 7 आ गया। अब जब आप इसमें देखोगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको ऑप्शन जो दिया गया है छठा का, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए निकालना है। देखो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से अगर हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग पहले साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, या फिर हम टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए, और ये डिवाइड में है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। देखो ये जो आपका डिवाइड में है, इसको यहाँ पे देखो एक चीज की, इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, इसके साथ गुना करें कि इसके साथ गुना करें। तो एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, ए बटा बी है और नीचे में बटा सी है, तो हम इसको लिख सकते हैं डिवाइड बाई सी। ये तो कर सकते हो ना, बट्टा सी को हम डिवाइड बाई सी लिख सकते हैं। तो ए बट्टा बी और डिवाइड का मतलब इंटू सी, 1 बटा सी। ठीक है, तो बी और सी गुना हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर ए को इससे गुना करेंगे, यानी कि इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दोनों बराबर हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1 बाई कॉट स्क्वायर ए आ गया। अब जब आप एक बार निगाह दोहराओगे तो आपको मिलेगा कि 1 बाई कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, यानी कि आपका जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा। ठीक है ना, 7 का सी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद आते हैं, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो साइन थीटा यानी कि थीटा की जगह पे क्या रखें कि दोनों वैल्यू बराबर आ जाए, तो आप टेबल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस 45 डिग्री में दोनों का मान सेम होता है। तो साइन 45 डिग्री बराबर कॉस साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, यानी कि साइन 45 1 और कॉस 45 भी सॉरी साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो एंगल होगा वो होगा थीटा, यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन, निम्नांकित में किसका मान इकाई के बराबर नहीं है, यानी कि 1 के बराबर नहीं है। साइन थीटा कॉसेक थीटा 1 होता है, कॉस थीटा सेक थीटा 1 होता है गुना करके, टेन थीटा कॉट थीटा 1 होता है, और साइन थीटा कॉस थीटा इसका मान इकाई के बराबर यानी कि 1 नहीं होता है। ठीक है ना, बात समझ आए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यानी कि देखो साइन थीटा कॉसेक थीटा को गुना करेंगे क्या होगा, 1 आएगा। आपने देखा ना कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा, तो जब साइन और कॉस को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो कि साइन का फॉर्मूला होता है p/h और कॉसेक का फॉर्मूला होता है h/p, तो जब दोनों गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें इसका भी 1 आ गया, इसका भी 1 होगा, इसका 1 नहीं होगा। तो बच्चों आपका जो 10वां क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, किसी वृत्त के व्यास के एक छोर तथा केंद्र के निर्देशांक क्रमशः इतना इतना है, तो इसके व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक होंगे। देखो सबसे पहली चीज तो ये देख लो कि सर्कल का जो व्यास है उसका यानी कि सेंटर पॉइंट दिया हो गया है, केंद्र बिंदु दे दिया है, और व्यास का एक सिरा जो है, एक छोर जो है उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, दूसरे का निकालना है। तो देखो इसको फिगर पे मैं समझाता हूं आपको। देखो यहाँ पर एक सर्कल है, उसका ये व्यास है यानी कि डायमीटर दिया गया है,
एक सिरा जो है, एक छोर जो उसका कोऑर्डिनेट 1 4 दिया गया है और दूसरा सिरा जो है उसका हमें नहीं पता है, बट केंद्र बिंदु जो है हमें उसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया है। तो ध्यान से देखना कि अगर आपको ये दोनों पता होता है तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए आप लोग सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहां पे कैसे करते हैं आप, जैसे ये x1 है तो x1 प्लस x2 बाई 2 करते हैं तो आपको बीच का जो x वाला होता है वो आपको निकल जाता है। बात समझ में आई? यानी कि जब भी आपको इसका x कोऑर्डिनेट पता करना होगा तो x1 प्लस x2 बाई 2 करेंगे। तो इसका तो ये हमें पता है ना, ये 2 है तो x1 क्या है, तो x1 यहाँ पर 1 है, 1 प्लस x2 बाई 2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 यानी कि x2 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो इसकी जगह आ गया 3। अब आपको y2 निकालना है, तो y2 कैसे निकालेंगे, तो 4 और y2 को जोड़ेंगे बट्टा 2 करेंगे तो -3 आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखो y2 प्लस 4 यानी कि y1 प्लस y2 करेंगे ना, तो y1 ये हो गया हमारा, y2 ये हो गया, बट्टा 2 करेंगे तो हमें -3 निकलेगा, यानी कि y2 प्लस 4 बराबर हो जाएगा -6। तो y2 बराबर क्या हो जाएगा, -6 माइनस 4 यानी कि -10 हो जाएगा। तो एक आपका जो है ये 3 आ गया और एक आपका -10 आ गया। अब ऑप्शन में देखिए कि 3 और -10 है या नहीं है। हाँ, यहाँ पर आंसर में दिया गया है 3 और -10। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा 10वां क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2-3 के अनुपात में विभक्त करने वाली बिंदु के नियामक यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आपको निकालना है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना, यानी कि रेशियो आपको दे दिया m1 m2 दे दिया है और x1 x2 x1 y1 x2 y2 आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला से आपको xy आपको निकाल लेना है। देखो यहाँ पर क्या है कि आपके सामने जो रेखाखंड दिया हुआ है, ठीक है, रेखाखंड का जो 2 पॉइंट है वो आपको पता है, यानी कि एक आपका दिया गया कोऑर्डिनेट -17 और एक आपका दिया गया है 4, -3। अब ये कह रहा है कि कोई पॉइंट है जो इसको इंटरनली क्या कर रहा है, विभक्त कर रहा है यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब उसका जो रेशियो है वो दिया हुआ है 2:3 यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट है। ठीक है, और इसका जो ये दिया गया है m1 m2 वो दिया गया आपको m1:m2 जो है वो आपका 2:3 दिया गया है। यानी कि बच्चों यहाँ पर आपको समझ जाना है कि जो आपका m1 है वो 2 है, जो आपका m2 है वो 3 है। अब x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा, आपने पढ़ा हुआ है किताब में कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, बस हो गया ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, m1 की जगह 2 रख देना है। ठीक है, और x2 है ना, तो x2 आपके पास क्या है 4 है, तो 2 into 4 कर दीजिए, प्लस m2 की जगह क्या रखना है आपको 3 रखना है और x1 की जगह क्या रखना है -1 रखना है इंटू -1 और नीचे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 4 जा 8, 3 1 जा 3 यानी कि -3 बट्टा 5 यानी कि 5/5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको x की जगह पे आप y निकाल लेना है। y में क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। तो बच्चों क्या होगा, m1 की जगह तो हम फिर से 2 ही रखेंगे और y2 की जगह क्या रखोगे, y2 की जगह आपको -3 रखना है, तो 2 into -3 हो गया, प्लस m2 की जगह क्या रखना है आपको 3 रख देना है और उसके बाद y1 की जगह क्या रखना है आपको, y1 की जगह आपको -1 रख देना है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, सॉरी 7 रखना है, 7 ठीक है, क्योंकि y1 हमारे पास 7 है और y2 हमारे पास -3 है, बट्टा m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, तो 2 + 3 यानी कि फिर से 5 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो 3 दूनी 6 यानी कि -6 हो गया और 7 तिया 21। बच्चों देखो ध्यान से, 2 3 5 हो गया। ठीक है ना, अब 21 और -6 है तो यानी कि 15 हो गया, 15 बटा 5 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो आपके पास x और y निकल गया, कितना x निकला है आपके पास, x निकला है 1 और y निकला है 3 यानी कि 1,3। तो अब इसमें ऑप्शन में देखो 1,3 है, बिल्कुल यहाँ पर 1,3 दिया गया है, इसलिए आपका जो 11वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। कितना हल्का क्वेश्चन है, क्लास 8 का क्वेश्चन आ गया समझिए एक तरीके से। यहाँ पर क्या करना है, 2 3 4 दिया गया है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करिए, कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, तो 4 9 13 नहीं हुआ इसमें बराबर, 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25, 9 और 16 25 होता है, यानी कि इस दोनों का स्क्वायर करके हमने जोड़ा तो तीसरा यानी कि 5 का स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो दोनों बराबर हो गया, तो ये हमारा सही हो गया 5 12 13।
सॉरी यहाँ पे कह रहा है पाइथागोरन ट्रिक नहीं है, तो ये तो पाइथागोरन ट्रिक नहीं है, ये हो गया हमारा, ये भी हमारा देखो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, तो 144 और 25 कितना होता है 169, और जब आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 169 ही होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये भी पाइथागोरन ट्रिक है। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, तो 36 और 64 100, और 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 36 और 64 100 होता है, 10 का स्क्वायर भी 100, यानी कि यहाँ पर इस दोनों का स्क्वायर करके हमने जोड़ा तो तीसरे नंबर यानी कि 10 के स्क्वायर के बराबर आ गया। तो इट मींस कि ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिक तो है, लेकिन हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 13वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी समकोण त्रिभुज के लंब, आधार तथा कर्ण क्रमशः दिए गए हैं, तो एच स्क्वायर बराबर आपको निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, लंब, आधार और कर्ण, तो देखो यहाँ पर h बराबर क्या होता है, h बराबर तो होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस फॉर्मूले से अगर ये h है, ये आपका p है, ये b है, तो h बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप इस पर स्क्वायर करोगे यानी कि एच स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करने पर क्या होगा, रूट हट जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, आप ये लिखो या ये लिखो, ठीक है ना, दोनों आपका सही है। तो यहाँ पर देख लो ना, इसमें कौन सा है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो सही आंसर है, सी आपका सही आंसर हो गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब होता है, यानी कि बेस इंटू हाइट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका है देखो इसमें 14 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद आपका आता है 15वां क्वेश्चन, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा आधार क्रमशः 29 तथा 20 हो तो लंब की लंबाई क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन यहाँ पे था ना बस उसी को यहाँ पर समझिए, ये फॉर्मूला हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ये सॉरी एप्लीकेशन हो गया। तो यहाँ पर देखो कर्ण और आधार दिया गया है, कर्ण और आधार दे दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि लंब की लंबाई निकालो। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि h का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर हो जाता है 841 हो जाता है ना, 841 हो जाएगा। ठीक है, और 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 441, और 441 जो जब स्क्वायर करेंगे आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 21 आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन जो होगा 15 का वो डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं 16वां क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई इतनी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर ध्यान से। देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने बताया आपको 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब। ठीक है, अब समकोण में कह रहा है समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु क्या होता है, दोनों जब दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो बच्चों यहाँ आधार कह रहा है 5√2, आपको पता है कि जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो दो भुजा तो बराबर होगी, तो क्या इसको बराबर कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही बराबर होगा, यानी कि आधार 5√2 है तो आपका लंब भी 5√2 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 5√2 इंटू 5√2। अब देखो यहाँ पर 5√2 गुना होगा कितना हो जाएगा, 5 से 25 और 25 दूना 50/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25, ये कट जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में भी आपको 25 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 16वां क्वेश्चन है ना, 16वां का 25 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, 5 से 25 हो गया, √2 गुना होकर 2 हो जाएगा, तो 25 गुना 50 हो गया, बट्टा 2 करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद आते हैं 17वां क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज ABCDEF के क्षेत्रफल क्रमशः इतना और इतना है, तो यदि CA इतना है तो FD की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, देखिए ABCDEF दो त्रिभुज है, आपका फिगर बनाते हैं फिर समझाते हैं। तो बच्चों हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ABC और DEF क्या है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है वो दिया गया है 121, और इसका क्षेत्रफल जो दिया गया वो दिया गया है 49। हमें पता है कि जो थ्योरम है, जो प्रमेय है, वो ये कहता है कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि फिर क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये होगा AB स्क्वायर बट्टा DE स्क्वायर, और यही जो होगा आपका BC स्क्वायर बट्टा EF स्क्वायर, और यही आपका बराबर होगा AC स्क्वायर बट्टा DF स्क्वायर। हमसे कह रहा है कि
यहाँ पर सी ए दे दिया यानी कि ए सी दे दिया आपको, और कह रहा है एफ डी निकालो यानी कि एफ डी। तो देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से कि 121/49 बराबर हो जाएगा सी ए का होल स्क्वायर बाई डी एफ का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी ए जो है वो 11 दिया हुआ यानी कि 11 का स्क्वायर बट्टा डी एफ यानी कि एफ डी जो है वो आपको निकालना है यानी कि डी एफ का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 11 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, तो 121 बट्टा डी एफ स्क्वायर यानी कि एफ डी स्क्वायर जो भी कह लो, यानी कि 121/49 बराबर 121 बट्टा डी एफ स्क्वायर। अब देख रहे हो ना यहाँ पर ये दोनों तो कट ही जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे बराबर है, ऊपर वाला दोनों बराबर हो तो क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है ना। तो ये आपका बन गया, आपका क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका डी एफ स्क्वायर बराबर 49 यानी कि डी एफ बराबर क्या हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट यानी कि 7 आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन में आपका जो है ना 7 दिया गया है, 17 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं आपका जो क्वेश्चन है 18, यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः इतना है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, देखो 2 का स्क्वायर कर दो 3 का स्क्वायर कर दो, अभी बताया ना 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, 4 अनुपात 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 18वां क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। ये इसमें भी वही चीज कह रहा है कि एबीसी बीडीई दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि बीसी का मध्य बिंदु डी, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम आपको दो त्रिभुज बनाते हैं, सॉरी एक त्रिभुज पहले हम बनाते हैं। ओफो, देखो यहाँ पर एक त्रिभुज हमने बनाया ए बी सी, ठीक है। अब बीसी का मध्य बिंदु डी है, ठीक है, और कह रहा है कि एबीसी और बीडीई यानी कि बी डी और ई कोई पॉइंट है, ठीक है। अब यहां तो आप ले नहीं सकते हैं, नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर यहां आप लेते हैं तो बी डी ई इस तरीके से, तो फिर आपको क्या करना होगा कि यहां से आपको एक पॉइंट और इधर से खींचना पड़ेगा एक लाइन, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे कि बी डी ई यहां पर हम अगर पॉइंट ले लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये इस तरीके से बन जाएगा। आप यहां पर भी ले सकते थे, ठीक है, लेकिन देखो यहां पर बी डी ई अगर हम ले लेते हैं तो ये जो बी डी है वो क्या है बीसी का आधा है, ठीक। अभी ए बी सी और ट्रायंगल बी डी ई दोनों क्या है सिमिलर है। तो सिमिलर जब हो गया, ये हमें बता ही दिया गया कि सिमिलर है, तो सिमिलरिटी का जो हमने पढ़ा हुआ है थ्योरम उसमें ये कहा गया है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनका जो एरिया का जो रेशियो होगा क्या होगा एरिया का रेशियो, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा उसकी संगत भुजा यानी कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनके स्क्वायर का क्या होगा के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर होगा, यानी कि बीडी एबीसी का साइड कौन है बीसी, तो बीसी का होल स्क्वायर बट्टा बीडी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और बाकी जो संगत भुजाएं वो तो होंगी लेकिन हमें अभी उससे नहीं मतलब है। अब देखो यहाँ पर बीसी कितना है, तो बीसी तो है आपका 2BD, कितना है 2 इंटू बीडी, है ना। इसको लिख सकते हैं ना बीसी को हम 2BD लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर है क्योंकि बीसी का स्क्वायर है तो हम लोग ये बीसी ये लिख दिया और बीसी का स्क्वायर बट्टा हो जाएगा यहाँ पर बीडी का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर जब 2BD का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4BD स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे भी ये 4 यहाँ पे BD स्क्वायर तो कैंसिल हो गया ना, तो कितना बनेगा यहाँ पर 4/1 आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा। यानी कि जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर हो जाएगा 4/1 यानी कि 4:1। कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए ऑप्शन जो इसमें दिया गया है 19 का उसमें 4:1 लिखा हुआ इसलिए हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कहते हैं किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो कोई पॉइंट अगर हम फिक्स कर देंगे ना कि यहां से ही हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, जैसे ये एक सर्कल है और हमने कह दिया कि यहां से स्पर्श रेखा खींचो, तो सिर्फ और सिर्फ आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं जो स्पर्श कर रही होंगी वो है 2, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट, ठीक है। 21 क्या कहता है दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात इतना हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो दो गोला है उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया गया है तो उसका आयतन का अनुपात निकालना है। देखो बच्चों जब आप गोला यानी कि स्फीयर के पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, ठीक है ना। बात समझ में आई 4πr²।
R1 का होल स्क्वायर, इनके दो गोला है ना यहाँ पर, तो दो गोले का जब हम पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो एक का मान लो रेडियस R1 है और दूसरे का R2 है, तो पहले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो 4 पाई R1 का होल स्क्वायर और दूसरे का जो हो गया वो 4 पाई R2 का होल स्क्वायर, तो 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा R1 का होल स्क्वायर बटा R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R1 का होल क्यूब बटा 4/3 पाई R2 का होल क्यूब। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे अब देखो कहता है कि जो क्षेत्र दो गोले के क्षेत्रफल का अनुपात 16/9 है, यानी कि ये जो चीज आपको दी गई थी ना, ये दिया हुआ था 16/9, यानी कि यहां से हम इसको लिख सकते हैं 16/9। तो देखो क्या हो जाएगा R1/R2 यहां से निकल जाएगा क्या, √16/9 है ना, क्योंकि R1/R2 का होल स्क्वायर था, तो √16/9 क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, यानी कि R1 जो होगा यहाँ पर ध्यान से देखना R1 बट्टा R2 बराबर हो जाएगा 4/3। बात समझ में आ गई, यानी कि अगर हम R1 को 4 लेते हैं तो R2 आपका 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यानी कि हम लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि R1 की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 4/3 R2, इस तरीके से भी हम आसानी से कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा आपका, तो क्या बनेगा R1 का होल क्यूब बट्टा R2 का होल क्यूब। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर R1 को अगर हम यहाँ पे 4 मानते हैं तो R1 की जगह 4 डाल देंगे, R2 की जगह हम 3 डाल देंगे, बाकी काम कर लेंगे। ठीक है ना। आप ये काम अगर नहीं भी करते हो तो ये चीज करके आप कर सकते हो। यहाँ पर हम मान लेंगे R1 हमारा 4x है, R2 हमारा 3x है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर हम 4x और 3x मान लिया ना, 4x और 3x मान लेते हैं। ठीक है ना। आप ये काम छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इस तरह भी कर सकते हैं कि 4/3 R2 यहाँ पर पुट कर देंगे और उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4x का होल क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा 4x का होल क्यूब बाई 3x का होल क्यूब। तो 4x का होल क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 4 चौके 16 64x क्यूब हो जाएगा, और 3x का होल क्यूब करें 3 9 27x क्यूब हो जाएगा। तो ये दोनों तो कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा 64/27, यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 64:27। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके बाद आते हैं, यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास है, उसका व्यास क्या है। यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास क्या होगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो आपसे देखो यहां पर क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 है, यानी कि 4 पाई R स्क्वायर बराबर है 616, तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616/4 पाई। तो हम इसको लिख सकते हैं 616/4 इंटू 22/7, यानी कि ये हो जाएगा 616 गुने 7 और नीचे में हो जाएगा 4 गुने 22। 4 से कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा, 4 का 4, 4 पंचे 20 और 4 से 16, यानी कि ये हो जाएगा 22 सत्ते। तो कितना आ गया बच्चों 7 गुने 7। तो यहां से R की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 7 गुने 7, यानी कि R की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है ना, R की वैल्यू 7 आ गई। तो आपसे पूछ रहा है कि व्यास कितना होगा, तो व्यास बराबर क्या होता है 2 इंटू R होता है, यानी कि 2 इंटू 7 कर देंगे तो ये आपका 14 आ जाएगा। ठीक है ना। और आप देखो ऑप्शन में आपको 22 का जो है ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो इसका आयतन होगा। अगर किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा। सबसे पहली चीज तो गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, गोले का आयतन तो होता है 4/3 पाई R क्यूब होता है, लेकिन अगर हम इस R को अगर हम 2R कर दें, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 4/3 पाई 2R का होल क्यूब, क्योंकि दोगुना करना है ना, तो दोगुना कर देंगे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा 4/3 पाई और 2R का होल क्यूब कितना हो जाएगा 8R क्यूब। अब बस इतना बट्टा इतना कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम यहीं पे कर देते हैं, ये हमारा ऊपर में रहेगा और नीचे में आ जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। तो ये तो कट जाएगा आपका 4/3 पाई, R क्यूब भी कट गया, यानी कि 8/1 आ गया, यानी कि 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। अगर हम 2 गुना करते हैं तो उसका आयतन 8 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, सॉरी अर्धगोला है ना, अर्धगोला में 2 पाई R स्क्वायर नहीं 3 पाई R स्क्वायर होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब गोला है तो गोले का जब आधा करेंगे, आप देखो यहाँ पर मैं छोटा सा फिगर बनाऊंगा, यहाँ पर देखो ये आपका अर्धगोला अगर है, इस तरफ देखना ये आपका अर्धगोला है, तो जब इसका आधा जो होगा वो ऊपर होगा, ये ऊपर होगा ना ऐसे, तो इसको जब पूरा रखेंगे तो 4 पाई स्क्वायर, आधा कर दिया तो
2 पाई स्क्वायर इसका 2 पाई स्क्वायर, लेकिन ये जो ऊपर वाला क्षेत्रफल है ना, ये पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड होकर 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है। ठीक है ना, 1 घन मीटर का मान क्या होता है? 10 लीटर। 1 घन मीटर, 1 मीटर क्यूब कितना होता है? 1000 लीटर होता है। ये तो बहुत आसान है, 25 का सी सही हो जाएगा। 26 में क्या है? समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन और शंकु जो एक ही आधार पर स्थित हो के आयतन का अनुपात क्या होगा? देखो क्वेश्चन में कहता है, आपका जो ये क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर है 26। देखो 26 में क्या कहता है कि एक समान त्रिज्या और ऊंचाई, यानी कि त्रिज्या भी सेम है और ऊंचाई भी सेम है, वाले बेलन और शंकु जो एक ही आधार पर स्थित हैं कि आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखो यहाँ पर ये आपका एक बेलन हो गया, ठीक है ना, और इसी में यानी कि यहाँ पर आपको एक शंकु बना दिया है। ठीक है, तो कह रहा है इसका जो त्रिज्या है वो सेम है, यानी कि आर है, और ऊंचाई जो है इसका बेलन का और इसका दोनों का सेम है। तो मान लिया कि रेडियस जो हो गया वो आर हो गया, और जो ऊंचाई है आपकी वो हम ले लेते हैं एच। बात समझ आ गई? तो शंकु का अगर निकालेंगे तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, ये होता है आयतन। और अगर हम बेलन का आयतन निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब इसका जो रेशियो निकालना है, क्योंकि अनुपात आपसे पूछा जा रहा है ना, बेलन और शंकु का अनुपात पूछ रहा है, तो बेलन का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, और शंकु का क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई स्क्वायर तो कट जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3:1, यानी कि 3:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3:1। उसके बाद कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले थे। 4 सेंटीमीटर जो आपका जो बॉल है उसका पहले वॉल्यूम निकालना होगा, और जब वॉल्यूम निकल जाएगा तो यहाँ कहता है 2 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या कितनी गोली बनाई जा सकती है, तो इसका वॉल्यूम निकाल के भाग लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम होता है स्फीयर का, यानी कि जो बॉल जो गेंद है ना उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब ये मान लेते हैं सपोज दैट कि यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है आपका? 4, तो 4 का होल क्यूब, यानी कि हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 64 64 हो गया। ठीक है ना, ये आपका वॉल्यूम हो गया। अब इस वॉल्यूम से हमें क्या करना है कि जो हमारे पास 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली हमें गोली बनाना है। ठीक है, तो आयतन तो ये रहेगा। तो देखो बच्चों, इसको आप क्या करोगे? v बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 इंटू पाई इंटू 2 का पावर 3, यानी कि 4/3 पाई इंटू 8। अब इतना बट्टा इतना कर देना, मतलब इतना को ऊपर इतना को नीचे रख लेना है। तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई इंटू 64/4/3 पाई इंटू 8। तो ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8। ये 8 आंसर हो गया। आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो आपका करोगे क्या कि जो बड़ा वाला होगा ना उसका आयतन निकालना और छोटे वाले का आयतन को भाग लगा देना। तो आप करोगे क्या? यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब कितना था आपका? 4 का होल क्यूब, और नीचे में जो यानी कि पिघला के जो बनाना था वो कितना बनाना था? तो 2 के रेडियस का, तो 4/3 2 का होल क्यूब। तो ये तो कट जाता ना, 4 का होल क्यूब कितना हो जाता है? 64, और 2 का होल क्यूब 8, यानी कि यहाँ पर भी आपको 8 आंसर आ जाता है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो कितना, कौन सा सही हो जाएगा इसमें? देखो 27वां का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, यानी कि आपको 8 गोली बन जाएगी। ठीक है ना, चलिए इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए, वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता क्या होगी? 50 से 60 की संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? देखिए, देखो यहाँ पर आपको टेबल बना हुआ है। ठीक है ना, वर्ग अंतराल ये हो गया, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर आपको निकालना है CF, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका क्या हो जाएगा? 2, इसका क्या हो जाएगा? 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20 हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा था 50 से 60, तो 50 से 60 की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये तो हो गया आपका मीडियन निकालना, माध्य का वर्ग निकालना मीडियन। तो कैसे निकालोगे? यहाँ पर देखो, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? पहले टेबल बनाते हैं इसका। देखो बच्चों, ये आपका 29वां यानी कि 29वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको जो क्लास इंटरवल दिया गया था यानी कि CI, और जो आपका फ्रीक्वेंसी दिया गया था उसको मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है ना, अब यहाँ भी क्या करना है आपको बच्चों कि ये आपका F है, आपको CF निकालना है। ठीक है ना, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, 3 9 12 हो जाएगा, 12 15 27 हो जाएगा, 27 30 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा, 57 8 65 10 75 हो जाएगा, 75 5 80 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें देखो 80 और इधर क्या 3, यानी कि 83/2 कितना हो जाएगा? तो लगभग 42 के
आसपास आएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे इसमें कि जो आपसे पूछा जा रहा है माध्यिका वर्ग, तो आप इसमें 57 ले लो, ठीक है। 57 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर इसकी माध्यिका वर्ग हो जाएगी, वो हो जाएगी 30 से 40, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो 30 से 40 आपको ले लेना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहां पर क्या करना है कि 80 और 3, यानी कि आपको बीच की वैल्यू लेनी है, ठीक है। अगर आप 27 ले लोगे तो देखो 3 से कितना ऊपर है 20, और इससे 20 ऊपर करोगे अगर, या 20 नहीं 30 भी ऊपर करते हो, या 40 भी ऊपर करोगे ये, तो जाके ये यानी कि आपको ऐसा करना है कि बराबर बराबर हो। तो देखो 30 है और इधर कितना है 50, यानी कि कितना का फर्क हो गया यहाँ पर 3 और 50 में, मतलब कि लगभग लगभग 50 का फर्क हो गया। और यहां से यहां भी देखोगे तो लगभग लगभग आपको 30 का फर्क है, ठीक है। तो आप ये जो छोटे, ये बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा, ये बहुत ज्यादा आपको ऊपर नहीं है, इसलिए हम लोग 57 ले लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं इसके लिए 80 और 3 को जोड़ देंगे, उसका आधा कर देंगे, तो 83/2 यानी कि 42 के आसपास हो रहा है, लेकिन 42 हमारे पास है नहीं, तो हम लोग 57 ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालना है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हो गई जैसे कि 2, 3 और 5, 7, 11। तो 11, 7, 18, इसको क्या करना 5 से भाग लगा देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11, 7, 18, 18, 5, 23, 23, 26, 26, 2, 28, 28/5 करोगे तो कितना हो जाएगा 5, 25 और 25 हो जाएगा 5, 30, यानी कि 5.6 आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 5.6, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो मैंने सब कुछ यहाँ पर सब सारे क्वेश्चन को मैंने समझा दिया है। अब जो आपका इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है सेक्शन बी का, यानी कि खंड ब लघु उत्तरीय, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि ये अगर इसका भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी है वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो जरूर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।